नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 7 का 5th टॉपिक प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। प्राइसिंग पावर मीन्स एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कमेंड pricing power its products and services. While companies would love to charge as much as they can to the customers, in practice it may not be possible. Pricing is a function of many parameters, external and internal, least of which is companies' will. Most of the businesses are price takers and not price makers. Take example of aviation or telecom. Companies in these businesses decide their pricing on the basis of what the competition is charging the customers. तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो प्राइसिंग पावर है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसका प्राइस के ऊपर कितना कमांड है, ठीक है। यानी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो कितना अपने कंट्रोल में रख पा रहे हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो कंपनीज है वो तो यही चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कस्टमर से वो चार्ज करे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वो ये है कि जो कंपटीशन है हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं जिनका यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर और एविएशन सेक्टर। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जितने भी कंपनीज होती हैं उनको अपने जो कंपटीशन है उसके हिसाब से अपनी सर्विस और प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ता है। तो जो प्राइसिंग पावर है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालती हैं। इन एनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बिजनेस pricing command is virtually missing. It reminds us the quote of Charlie Munger: in a competitive landscape, every business is as smart as its dumbest competitor. This is because if a competitor reduces the prices dramatically, others would have no choice but to match that price to stay in the business. The pricing power that a company has will also depend upon the elasticity in demand exhibited by the product or service. If an increase in price results in a reduction in demand, then the ability of the company to pass on cost increases or have a higher markup will be limited. तो किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो बिजनेस है वो किस बेसिस पे चल रहा है। अगर वहाँ पे बिजनेस लो प्राइस के बेसिस पे चल रहा है तो समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल वो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक बिजनेस में आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट सस्ता है उसके बेसिस पे आप मार्केट में टिके नहीं रह पाओगे। आपको इनोवेशन दिखाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। Therefore, pricing power is generally a function of industry dynamics, elasticity of demand, and branding and customer loyalty addiction. Presence of strong brands and or virtual monopoly play an important factor in the pricing power. Tobacco-based businesses are an example of such businesses wherein constant rise in taxes by the government are passed on by the companies to their end consumers, and even then there is no impact on volumes as consumers are generally brand loyal. Nestle's Maggi and Nescafe are also classical examples of pricing power as prices keeps going up but volumes don't fall. तो अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो एक ब्रांड है, ठीक है, और उन्होंने अपने ब्रांड को काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने मेंटेन करके रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो उनकी वॉल्यूम है उसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो प्रेफरेंस होता है और जो उनका टेस्ट होता है वो उसी पे वो टिके रहना चाहते हैं, भले ही प्राइस आए जितना मर्जी महंगा हो जाए। तो जैसे एग्जांपल है टोबैको का, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती रहती है हाई है, लेकिन वहाँ पे जो फॉल है वो देखने को मिलता नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने और भी एग्जांपल लिए हैं, जैसे मैगी हो गई और नेस्कैफ़े। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जहाँ पर जो प्राइस है वो आपको हाई देखने को मिलेंगे, लेकिन जो वॉल्यूम है उसमें फॉल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंपनी बाय डेफिनेशन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law and has perpetual existence. Accordingly, organizations need to be systems and processes driven rather than individuals driven. Rather, there has to be a clear hierarchy of decision making in an organization, and it should be. Therefore, there has to be a clear hierarchy of decision making in an organization, and it should not be dependent on one or two individuals. If organization is dependent on one or two people, there is also risk to investors called key man risk. What if key one or two individuals are not there tomorrow? Analysts should pay attention to how do the decision making process works in the organization. Is the company a one man show or driven by a team of professionals based on defined processes and systems? Are there clear succession and plans in place for key position? These aspects, while missing in most of the reports today, would play critical role in future success or failure of businesses. तो अगर हम कंपनी जो डेफिनेशन अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो कि आर्टिफिशियल है और जो कि बनाया जाता है लॉ के द्वारा, यानी कि जो वो पैदा होता है लॉ के द्वारा, ठीक है। और जो कंपनी बनाई जाती है वो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो कंपनी सिर्फ दो ही केसेस में बंद हो सकती है, या तो कंपनी खुद से बंद हो रही हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या था कोई, या फिर यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए कि अगर मान लीजिए कंपनी में सिर्फ 1 या 2 पर्सन ऐसे हैं जो कि मेन डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट अगर मान लीजिए वहाँ पर वो 1 या फिर 2 पर्सन अगर वहाँ पे नहीं हुए, तो फिर वहाँ पे डिसीजन कौन ले जो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर एक एज ए एनालिसिस्ट आपको यही फोकस करना है कि जो डिसीजन मेकर है वो है कौन वहाँ पर, और वो कितने हैं, वो 1 है या फिर 2 हैं, और जो उसका प्रोसेस है वो क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है critical business and drivers success factors. Each industry sector has a specific set of factors which affect its profitability and prospectus. For example, retail sector closely monitors footfalls and same store sales. Banking works on net interest income, net interest margin. Telecom discussion revolve around average revenue per user. Hotels focus on average room tariffs and occupancy levels. Currency levels are critical for export-oriented IT companies and import-oriented oil companies. Online businesses are dependent on internet penetration and changing habits of people on shoppings. तो हर एक बिजनेस और हर एक सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो उनकी इनकम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक, उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ये एक मेन फैक्टर है जो कि उनकी जो उनकी मेन इनकम है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। Further, any small change in the industry configuration can trigger significant change in the industry prospectus. For example, in the general budget of 2014, an annual announcement increased the definition of a long term from
1 years to 3 years for calculating capital gains on units of debt mutual funds units, and suddenly the way the industry was selling this product changed. This one factor resulting in change in taxation rule for debt mutual funds has led to investors and distributors shying away from this product. Mutual funds are reinventing themselves on this product to get the investors back. Buying a company's share without having knowledge of these critical drivers could mean purchasing a potential loser. Analysts should be able to put their fingers on critical drivers of an industry and analyze them in great detail for the business under consideration. तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर एक कोई छोटा सा भी चेंज आता है, अब वो चाहे वो टैक्सेशन के तौर पर हो या फिर किसी और तौर पे हो, ठीक है, तो एज ए एनालिसिस्ट हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि जब 2014 में जब बजट आया था तो वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, जो डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म की वो 1 से 3 साल के लिए कर दी गई थी, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए, ठीक है, और वो था हमारा म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स होते हैं उसके लिए, ठीक है. तो इसकी वजह से उस ये जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट आया था, ठीक है. तो एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट आपको ये सारे जो ड्राइवर्स होते हैं जो कंपनी की जो दिशा होती है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिस्क इन द बिजनेस. Promoters love to talk of the ground future, they dream and visualize. Very rarely would they talk about the risk associated with the journey of converting their dream into a reality. For example, borrowing from a international market at low rates looks attractive. However, adding the angle of currency risk to the discussion turns the whole discussion on its head. Entrepreneurs are by nature risk takers and have a psychological ability to bear shocks. Rupert Murdoch failed thrice before he successfully created the Star Empire. Steve Jobs was thrown out of Apple, his own company, and later was called back. In the meantime, he started another successful venture. While businessmen would be able to bear these risks and not all investors would. तो एक बिजनेस में जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि हाँ कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो क्या हैं, मतलब वो इस बिज़नेस को लेके वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं. लेकिन बहुत ही कम प्रमोटर्स होंगे जो रिस्क फैक्टर है उस बिज़नेस से रिलेटेड उसके बारे में वो बात करते हैं. तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो उस बिज़नेस से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या वो ज़्यादा हैं या फिर कम हैं एज़ कम्पेयर टू रिवॉर्ड. देयर आर रिस्क in every business which may range from business aspects to operational aspects to execution aspect and others. The risks may be apparent and known or they may be unknown. Analysts should focus a lot on risk aspects in various dimensions of the business. They should continuously ask questions: what could go wrong in the business? If promoters state that nothing could go wrong in the business, clearly they fall into the category of people who don't know that they don't know. These types of promoters need to be avoided. A good businessman would always have cognizance of the risk in the business and the steps that need to be taken to protect the business from their effects. तो सेम एज जो हमने पहले बात करा कि एज ए एनालिसिस्ट आपको ये फोकस करना ज़रूरी है कि बिज़नेस के जो जितने भी डायमेंशंस हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं. ठीक है, अगर प्रमोटर ये कहते हैं कि हाँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपके लिए एक साइन है. तो वहाँ पर आपको ये ढूंढना ज़रूरी है कि क्या गलत हो सकता है और क्या गलत हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लायंस
orientation of the company. Today, by regulation, having a compliance officer in the company is a must. Similarly, announcing results every quarter, giving details of shareholding patterns, handling investors' complaints in an appropriate manner, disclosing allocation of money raised from investors in an IPO, FPO, providing information on the changes in the management's shareholding in the company, among others, are all expected to be done by regulation and are a part of compliance requirements. Some companies are very compliance oriented and follow rules and regulations in words and spirit. On the other hand, many companies pay no attention to the subject and are regularly pulled by regulators, exchanges, and other regulatory and government bodies for non-compliances. Track record of compliances by the company should become a part of checklist for the analyst, and we must also remember what Warren Buffett stated. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. तो जैसे कि स्टार्टिंग के लाइन में ये लिखा है कि आज के टाइम पे ये हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर वो अपॉइंट करे, ठीक है। तो वो ये देखता है कि हाँ की जो कंपनी है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो कर रही है फिर नहीं कर रही है। जैसे एग्जांपल तौर पे कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो क्वार्टरली वाइज अपने जो रिजल्ट है वो अनाउंस करे, उनको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो भी मनी उन्होंने रेज करा है इन्वेस्टर से या फिर बैंक से, उसका जो यूज़ है वो कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए एज ए एनालिस्ट आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी क्या सारे कंप्लायंसेस को यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रही है फिर नहीं कर रही है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है या फिर डिसऑनेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल्स। इन्वेस्टर्स ऑलवेज आर curious to know what the future plans of a company are. Many management take the full advantage of this curiosity and have a track record of painting a rosy picture each time they speak to manipulate emotional aspects of audience. In a way, this is fraudulent and cheating. On the other hand, there are businesses which are brutally honest and state clearly about their mistakes. Opportunities lost, dim future prospectus of business. Actually, as a good business practice, businesses should only talk about opportunities and challenges rather than talking about future no's. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ये जानने के लिए वो क्यूरियस होता है कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो क्या है, और कंपनी जो मैनेजमेंट होता है वो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ कि जो हमारा जो इन्वेस्टर है वो क्यूरियस है, तो वो क्या करते हैं, वो एक बढ़िया से उनको वो पिक्चर दिखाते हैं कि हाँ कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है, हमें इतना प्रॉफिट होगा वगैरह वगैरह। मतलब वो इन्वेस्टर के जो इमोशंस हैं उसको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक जो ऑनेस्ट मैनेजमेंट होगा, ठीक है, वो ये बात करेगा कि हाँ कि उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए उनको कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। Unfortunately, no one keeps track of what a management said and what it did. Good research analyst would always go to the track record of commitments and the delivery. A track record of company's actual performance, vice versa, its guidance at the beginning of a quarter year can give analysts a good idea of how much of the company's stock should be taken at face value and how much should be discounted. तो जैसे कि हमको पता है कि कोई भी मैनेजमेंट का जो रिकॉर्ड्स है, मतलब वो मैनेजमेंट क्या कह रहा है और क्या उन्होंने कहा है, ठीक है, तो उसका वो रिकॉर्ड नहीं रखता। तो एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहा है और क्या उसने वो चीज़ करी है फिर नहीं करी है, ठीक है। इस चीज़ में थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अच्छी डिटेल आपको मिल सकती है। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा कि
रिसर्च करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो वो आपको मिल सकती है कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वहाँ से। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको जो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस कॉल जो हर कंपनी क्वार्टरली करती है, ठीक है, तो आप उसे सुन सकते हो। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बताता है कि हाँ कि उनको प्रॉफिट या लॉस कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशन प्रेजेंटेशन आप वो देख सकते हो। मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट है उनके जो इंटरव्यूज हैं आप वो देख सकते हो। कंपनी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ से आपको डाटा मिल सकता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद की अपनी रिसर्च रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपलोड कर देती हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग मीडियाज़ होती हैं जो अपने अलग अलग जो व्यूज़ हैं वो बताती हैं। तो ऐसे बहुत सारी सोर्सेज हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सैम्पल क्वेश्चंस। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस आप इनको करते रहें, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।